दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली काव्या धाकड़ की किडनैपिंग की कहानी मैंने अपने इसी चैनल पर पहले भी सुनाई हुई है, लेकिन कहानी तब तक अधूरी थी क्योंकि तब पुलिस काव्या धाकड़ को ढूंढ रही थी। तब तक काव्या धाकड़ पुलिस के हाथों नहीं लगी थी, लेकिन अब काव्या धाकड़ जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया हुआ है और उसके दोस्त को भी अरेस्ट किया हुआ है। और इसके बाद एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है कि काव्या धाकड़ की किडनैपिंग की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो आज जो कहानी है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे और पूरी कहानी बताएंगे कि काव्या धाकड़ ने अपनी किडनैपिंग क्यों करवाई, क्या सोच कर करवाई। अब जो कहानी सामने आएगी वो काव्या धाकड़ की ही जुबानी, जो पुलिस के सामने उसने बयान दिए हैं, उसी के आधार पर है। तो चलिए दोस्तों, कहानी जानते हैं पूरे विस्तार से कि आखिर काव्या धाकड़ ने अपनी किडनैपिंग क्यों करवाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली काव्या धाकड़ नीट परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा जाती है, लेकिन एक दिन उसके पिता के मोबाइल पर उसकी हैरत अंगेज तस्वीर आती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। और इसके बाद पता चलता है कि उनकी बेटी काव्या धाकड़ की किडनैपिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो थी स्टार्टिंग। अब अंत हम जानेंगे और पूरे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बहुत ही दिलचस्प भी है और आज के बिगड़ते बच्चों की एक उदाहरण भी है। तो दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं और कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो बेधड़क कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। हाथ पैर दोनों रस्सियों से जकड़े हुए, मुंह कपड़े से बंधा हुआ। अब भला ऐसी तस्वीर देखकर किस माँ बाप का कलेजा नहीं कांप जाएगा। लेकिन अब जैसे ही रस्सियों की गांठ खुली और मुंह से कपड़ा हटा, अचानक पूरी फिल्म की तस्वीर और तस्वीर की कहानी सब कुछ बदल गई। उसे पता था वो डॉक्टर नहीं बन पाएगी, किडनैपर बनने का कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन खुद को किडनैप करने का तरीका उसे पता था। जी हाँ, आखिरकार 15 दिन बाद खुद को कोटा से अगवा कराने वाली 20 साल की काव्या इंदौर में ही मिल गई। वो और उसका दोस्त हर्षित इंदौर के एक मकान में छुप कर रह रहे थे, लेकिन इंदौर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आखिरकार उन्हें ढूंढ ही निकाला और ठीक 15 दिन बाद इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। अपनी किडनैपिंग की स्टोरी प्लान करने वाली काव्या तक पहुंचने में पुलिस को अब कामयाबी मिली है, जब उसके दोस्त हर्षित ने उसे घर वालों को एक मैसेज भेजा। इसमें लिखा था कि उनकी बेटी काव्या अब खुदकुशी करने की धमकी दे रही है। चूँकि घर वाले पहले से ही अपनी बेटी की गुमशुदगी से परेशान थे, उनकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। उसकी खुदकुशी की धमकी वाले मैसेज ने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्होंने फ़ौरन इसकी खबर इंदौर पुलिस को दे दी। जिस नंबर से खुदकुशी की धमकी वाला मैसेज आया था, उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया और आखिरकार लुका छिपी के इस खेल का खात्मा हो गया। पुलिस को पता चला कि वो फ़ोन इंदौर के ही खुड़ैल थाना इलाके के शिवाजी वाटिका नाम के एक गांव में एक्टिव है। बस फिर क्या था, पुलिस बगैर देर किए फ़ौरन उस जगह पर पहुंची जहां मोबाइल का लोकेशन शो हो रहा था, जहां एक किराए के मकान से दोनों को बरामद कर लिया गया। काव्या और उसके दोस्त हर्षित ने ये मकान 2-3 दिन पहले ही किराए पर लिया था। हैरानी की बात ये रही कि टीवी से लेकर अखबारों तक, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में दोनों के घर वालों को धोखा देकर फरार होने की खबरों के छाए रहने के बावजूद भी दोनों 15 दिनों तक न सिर्फ आराम से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, बल्कि अलग अलग शहरों में घूम फिर कर वापस इंदौर आकर उन्होंने एक मकान किराए पर भी ले लिया और किसी को इसका पता भी नहीं चला, यहाँ तक कि उस शख्स को भी नहीं जिन्होंने इन दोनों को अपना मकान किराए पर दिया था। वो तो यदि पैसे खत्म हो जाने पर काव्या के घर वालों पर दबाव बनाने के लिए उसके दोस्त हर्षित ने उन्हें खुदकुशी की धमकी वाला मैसेज ना भेजा होता तो शायद कहानी अभी और लंबी खिंच जाती। लेकिन ब्लैकमेलिंग की उसी पुरानी कोशिश ने आखिरकार दोनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा ही दिया।
जिससे दोनों ने घर वालों से लेकर पुलिस वालों तक की सांसें रुकवा दी थी। शिवाजी वाटिका में किराए पर कमरा लेने के बाद दोनों जब भी बाहर निकलते थे ज़्यादातर वक्त अपना चेहरा ढक कर रखते थे। दोनों ने यहाँ शिफ्ट होने के बाद गद्दा भी खरीदा था। मोहल्ले की दुकान से तकरीबन हर रोज़ ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदते थे। लेकिन किडनैपिंग की झूठी स्टोरी को लेकर होने वाली चर्चाओं के बावजूद उनके घर के पास का दुकानदार भी उन्हें पहचान नहीं सका। पुलिस सूत्रों की माने तो काव्या को पहले ही इस बात का एहसास हो चुका था कि वो नीट परीक्षा पास नहीं कर पाएगी। कुछ इसी इरादे से उसने पिछले साल अगस्त महीने से अपने घर वालों को धोखा देने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। काव्या 2, 3 और 5 अगस्त को अपने घर शिवपुरी से कोटा पहुंची थी। यहाँ वो एक हॉस्टल में 3 दिन तक रुकी और फिर चुपके से अपने दोस्त हर्षित के पास इंदौर चली गई और वहीं उसके साथ रहने लगी। लेकिन उसने अपने घर वालों को बताया कि वो कोटा में ही है। घर वालों को गुमराह करने के लिए उसने ऐसी साजिश रची, अब उसे जानकर पुलिस भी सन्न है। काव्या ने कोटा में 3 दिन रहने के दौरान ही वहाँ की अलग अलग जगहों की ढेर सारी तस्वीरें खींच ली। इनमें कुछ लोकेशन पर उसकी खुद की कुछ तस्वीरें भी थीं। इंदौर में रहते हुए अपने माता पिता को व्हाट्सएप पर ये तस्वीरें भेजा करती थी ताकि उनको ये गलतफहमी रहे कि बेटी कोटा में ही है और पढ़ाई कर रही है। वो अपने इस इरादे में काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। इसके साथ साथ उसने अपने घर वालों को बताया कि वो कोटा में फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही है। सबूत के तौर पर वो अपने एक दोस्त के मोबाइल नंबर से कोचिंग टेस्ट के फेक नंबर अपने पापा को भेजा करती थी। उसके पापा समझते थे कि बेटी की पढ़ाई अच्छी चल रही है। वो तो जब बेटी ने किडनैपिंग की कहानी गढ़ी और बेचैन माँ बाप बेटी की तलाश में शिवपुरी से कोटा पहुँचे, तब उन्हें कोचिंग सेंटर पहुंचकर पता चला कि उनकी बेटी तो फिजिक्स वाला में पढ़ाई ही नहीं करती है और ना ही काव्या के रूटीन टेस्ट के कोई नंबर भी शेयर किए गए हैं। पुलिस की माने तो घर वालों को अपने किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाने के बाद काव्या पहले अपने दोस्त हर्षित के साथ कुछ दिनों तक इंदौर में ही रही। लेकिन जब दोनों की ये कहानी आम हो गई तो दोनों ने इंदौर छोड़ दिया। दोनों ने अपना वो मकान भी खाली कर दिया जिसमें वो अब तक छुप कर रह रहे थे। इसके बाद वो ट्रेन से पहले चंडीगढ़ गए, फिर वहाँ से अमृतसर के लिए निकल गए। उससे पहले दिन दोनों एक होटल में रहे, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो दोनों ने गोल्डन टेम्पल में शरण ली। दोनों वहीं लंगर खाते और रात को सो जाते। लेकिन किसी पक्के ठिकाने की तलाश में दोनों फिर इंदौर लौट आए। यहाँ दोनों की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने खुडैल गांव में किराए पर एक कमरा लिया। इस तरह लोगों की नज़रों से खुद को बचाते हुए वो वहाँ पर रहने लगे। कोटा पुलिस ने पहले ही ये दावा किया था कि काव्या दरअसल विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहती थी और उसे डर था कि उसके पापा उसके लिए तैयार नहीं होंगे। इसी वजह से उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रच डाली। उसने अपने पापा से ही अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाकर रुपए वसूलने का प्लान बनाया। पुलिस की माने तो लड़की को ये एहसास था कि वो नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, लेकिन पापा की उम्मीदें भी उस पर हावी थीं। ऐसे में उसने पापा से वसूल कर रूस में जाकर MBBS की पढ़ाई करने की प्लानिंग की और उनकी उम्मीदों को पर खरे उतारने के डर से उसने अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी बुन डाली। अब आइए आपको बताते हैं कि एक फर्जी किडनैपिंग की इस स्टोरी की शुरुआत कब और कैसे हुई। 18 मार्च दोपहर करीब 3 बजे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। उसके साथ ही एक तस्वीर भी आई जो कि रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। वो पिछले 6 महीने से शिवपुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर बनना चाहती थी। मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके थे। उन्होंने फ़ौरन बेटी के मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। काव्या से उसकी आखिरी बातचीत 17 मार्च को रात को हुई थी। बदहवास माँ बाप पहले शिवपुरी के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहल करते हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल को फ़ोन कर काव्या की बरामदगी की गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस के आला अफसरों को खबर दी जाती है। इस बीच काव्या के माँ बाप भी कोटा पहुंच चुके थे। सच्चाई जानने के बाद अब कोटा पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। यहीं से एक अजीब कहानी की शुरुआत भी होती है। काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के PWD कोचिंग सेंटर पहुंची थी। वहीं उसका दाखिला हुआ था। उस रोज़ काव्या की माँ भी उसके साथ कोचिंग सेंटर गई थी। उसके बाद उसे लेकर एक PG में भी गई। वहाँ वो रहने वाली थी। बेटी को कोटा में दाखिला दिलाने और PG में छोड़ने के बाद काव्या की माँ उसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वापस शिवपुरी रवाना हो गई। काव्या के किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखने के बाद कोटा पुलिस अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसी PW कोचिंग सेंटर से करती है। वहाँ के मालिक और मैनेजर से पूछती है कि उन्होंने आखिरी बार काव्या को कब देखा। पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाती है, लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिलता है उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई भी लड़की यहाँ कभी पढ़ती ही नहीं थी। इस नाम की किसी भी लड़की का 3 अगस्त 2023 को यहाँ दाखिला ही नहीं हुआ। पुलिस के साथ साथ अब काव्या के माँ बाप भी हैरान थे, लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज दिखाते हैं जो कोचिंग वालों ने उन्हें भेजा था। उसे देखने के बाद वो लोग बताते हैं कि उनके यहाँ से किसी स्टूडेंट या पेरेंट्स को कोई भी पर्सनल नंबर से मैसेज नहीं भेजा जाता है। काव्या के पिता के मोबाइल में ये मैसेज किसी पर्सनल नंबर से भेजे गए थे। इस बात का यकीन हो जाने के बाद कि काव्या इस कोचिंग सेंटर में कभी आई ही नहीं, अब पुलिस की टीम PG का रुख करती है। PG पहुंचने के बाद अब पुलिस और काव्या के परिवार दूसरी बार हैरान होता है। पता चलता है कि उसके नाम की कोई भी लड़की कभी इस PG में रहने के लिए आई ही नहीं। कोचिंग सेंटर और PG के मालिकों के जवाब से पुलिस को भी यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे हैं। पर एक सच ये भी था कि 18 मार्च को उसी काव्या की किडनैपिंग के मैसेज आए और उसकी एक बंधक तौर पर तस्वीर भी आई। दोनों ही सच थे। कोटा पुलिस अब हैरान परेशान थी। तस्वीर और मैसेज उन्हें डरा रही थी। कोटा में छात्रों की खुदकुशी को लेकर पुलिस पर वैसे ही दबाव बना रहता था। कोटा पुलिस अब फौरन कई टीमें बनाती है, अलग अलग एंगल से जांच करती है। काव्या के माँ बाप से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि कोटा आने से पहले काव्या कुछ वक्त के लिए इंदौर में भी रही थी। वहीं से नीट की तैयारी कर रही थी। 1-2 लड़कों की वजह से उसके पिता ने उसे इंदौर से वापस शिवपुरी बुला लिया और फिर अगस्त में उसे कोटा भेज दिया। इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने अपनी एक टीम इंदौर भेजी। इंदौर का काव्या का पुराना पता ठिकाना निकाला, उसके पुराने कॉल डिटेल्स खंगाले और आखिरकार 20 मार्च को इस केस में पहला सुराग मिला। ये सुराग राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगती है। 19 मार्च की रात 9:39 की थी। इसमें काव्या एक लड़के के संग दिखाई देती है। काव्या की पीठ पर एक पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है। अब सवाल था कि यदि काव्या किडनैप नहीं हुई तो फिर उसकी बंधक वाली तस्वीर कहाँ से आई। इस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही बंधे हुए थे। मुंह भी कपड़े से बांधा गया था। जिस जगह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया है वहाँ पर कोई कर्टन पड़े हुए थे जिसके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ था। इस तस्वीर और उसके बैकड्रॉप को ढूंढते हुए पुलिस अब इंदौर में ही उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है और कोशिश रंग लाती है। काव्या के 2 पुराने दोस्त पुलिस के हाथ लग जाते हैं। इसके साथ ही कहानी की कड़ियाँ खुलने लगती हैं और इस तरह पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर देती है। और इसके बाद चूँकि धोखाधड़ी का बात थी, चूँकि किडनैपिंग की झूठी कहानी की बात थी और इसीलिए काव्या और उसके दोनों दोस्तों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और अभी तक इस केस की आगे की पैरवी ही चल रही है। तो दोस्तों, ये थी आजकल के बच्चों की बहकती हुई ज़िंदगी। बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। अब बारी है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का जवाब देने की।
तो सबसे पहले मेरे पास कमेंट आया है मोहम्मद एफ जी का। उन्होंने लिखा है नाइस प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू मोहम्मद एफ जी कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और तहे दिल से धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए और आपका सहयोग बनाए रखने के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना सहयोग बनाते रहें। इसके अलावा मेरे पास कमेंट आया है ऋषि सनातनी जी का। तो सबसे पहले ऋषि सनातनी जी जय श्री राम। इसके बाद ही उन्होंने कमेंट्स किए हैं, मैं बारी बारी से, क्योंकि उनके एक कमेंट नहीं है, उनके लगातार 6-7 कमेंट्स हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं एक एक कमेंट का आपको सिलसिलेवार जवाब दूँ। तो सबसे पहले आपका कमेंट है कि मैम कमेंट को गिव अवे दिया करें। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ ऋषि जी कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ और उसको गिव अवे कर सकूँ। इसके साथ ही उन्होंने कमेंट्स किया है कि मैम फ़ौजी का जो मेंटल लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन कई बार मैं एग्री करती हूँ कि जो फ़ौजी होते हैं उनका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन चूँकि दुनिया है, दुनिया में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। अब इतने सारे फ़ौजी हैं ऋषि जी, लेकिन उसमें से अगर 1-2 एग्ज़ाम्पल कभी नेगेटिव निकल गए तो सर ये तो होता रहता है, 1-2% तो आप लेके चलेंगे ना। इसके साथ ही आपका कमेंट्स आया है कि लोग जागरूक होते हैं। मेरा भी मानना है और मेरा मकसद भी यही है। क्राइम स्टोरीज़ शेयर करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे आपको क्राइम से रिलेटेड चीज़ें बतानी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सुने और समझें कि क्राइम कैसा कैसा हो सकता है और आज की दुनिया में क्राइम किस वजह से सबसे ज़्यादा होता है, ताकि हम उन वजहों से दूर रह सकें, उन वजहों से अपने आप को संभाल सकें। और मेरा मकसद भी यही है। और मेरे इस एफ़र्ट्स में अगर मैं 2 लोगों तक भी, 1 लोग तक भी इस मैसेज को पहुंचा सकी तो शायद मेरा काम जो है वो सार्थक हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मैसेज किया है इट्स वेरी गुड वर्क। तो थैंक यू ऋषि जी कि आपको मेरा जो काम है वो अच्छा लगता है और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। इसके साथ ही उनका मैसेज आया है हार्ड वर्क इज़ टू गुड। थैंक यू ऋषि जी आपके सपोर्ट और आपके सहयोग के लिए। बस ऐसे ही अपना सहयोग और अपना सपोर्ट बनाकर रखें। और इसके साथ ही उन्होंने लास्ट मैसेज किया है कि मैम प्लीज़ अपलोड द वीडियो एज़ यूजुअल इन द पास्ट। तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि मैं वीडियो चैनल भी शुरू करूँगी इन फ्यूचर में, बहुत जल्दी वीडियो चैनल भी आएगा। लेकिन चूँकि अब ये ऑडियो चैनल बन चुके हैं तो अब आपको इन्हीं को सहयोग और सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही मेरा वीडियो चैनल यूट्यूब पर आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में सूचना ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।